लास्ट वीडियो में सेल डिवीजन का जो बेसिक पार्ट होता है वो हमने जाना था। ओके, अभी हम उस सेल डिवीजन में से सबसे पहला सेल डिवीजन पढ़ेंगे, किसको? माइटोसिस को। ओके, तो पहले माइटोसिस कुछ कंडीशन समझ लेते क्या क्या होता है इसमें। ओके, तो सबसे पहले माइटोसिस कौन से सेल में होता है? इट टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मतलब पता है ना? हाँ सर, बॉडी के सारे सेल, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, सारे सेल एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के हमारी बॉडी के सारे सेल को हम सोमैटिक सेल बोलते हैं। एंड वो सारे सेल में क्या होता है? माइटोसिस होता है। ठीक है। सेकंड चीज, माइटोसिस का एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल इक्वेशनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन? इक्वेशनल डिवीजन। अभी इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है? तो वर्ड में लिखा हुआ इक्वल। इक्वल मतलब समान, सेम, बराबर, जो भी बोल सकते हैं अपन, है ना? ठीक है। तो इसमें कुछ तो चीजें जो सेम मेंटेन रहती है, वो क्या चीजें हम देखेंगे आगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो अगेन इसका नाम है इक्वेशनल डिवीजन। चलो देख लेते क्या चीजें वो। तो हम यहाँ पे बात करें किसकी? क्रोमोसोम की। ओके, तो मतलब जो पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल के अंदर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? होते हैं 46। तो ये माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनता है। ठीक है, पर जो दो सेल बनते हैं, दोनों सेल के अंदर भी कितने कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 एंड 46। तो पेरेंट के पास जितना था, डॉटर सेल्स के पास भी उतना ही क्रोमोसोम है। मतलब इट हैज इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज अ पेरेंट हैव। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। समझ में आया? मतलब माइटोसिस इज नथिंग बट सेकंड नेम इज इक्वेशनल डिवीजन। ओके, अब क्लियर हुआ? ओके, अब हम लोग माइटोसिस के जो स्टेप्स है वो जानेंगे। अभी जो भी जनरली सेल डिवीजन होते हैं उसके स्टेप्स जानते हैं। माइटोसिस, माइटोसिस दो स्टेप में होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है तो ये भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है कैरियो। ओके, एंड यहाँ पे दूसरा वर्ड है साइटो। कैरियो वर्ड रिलेट करते हैं हम किससे? न्यूक्लियस से। और काइनेसिस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। अगेन क्या? काइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन। पर यहाँ पे साइटो वर्ड किससे रिलेट होता है? साइटोप्लाज्म से। ओके, तो इसका मतलब माइटोसिस कितने स्टेप में होते हैं? दो स्टेप में। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा एंड साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ठीक है। अगेन, अभी जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसके भी चार स्टेप्स होते हैं। याद कैसे रखने का? पी मत। पी मत मतलब प्रो फेस, मेटा फेस, एना फेस एंड टीलो फेस। ओके, तो जब कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है, देन टीलोफेज, एंड आफ्टर टीलोफेज साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। साइटोकाइनेसिस में कोई स्टेप्स नहीं होता। साइटोकाइनेसिस में लास्ट में डायरेक्ट साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। ओके, क्लियर हुआ? अब ठीक है, अब हम प्रोफेज एक्चुअल में होता क्या वो समझ लेते हैं। तो फर्स्ट वाला कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? प्रोफेज। तो देखो, प्रो दिख रहा है और दूसरा वर्ड क्या है? फेज। फेज मतलब कौन सा स्टेज चल रहा है। स्टेज बोलते हैं ना, ये स्टेज पे ये हो रहा है इस टाइम पे, तो वो फेज हो जाता है। ओके, पर प्रो का मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहला, या फिर दूसरा वर्ड अपन यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग। ओके, इसलिए वो सारे मीनिंग नॉट वेल डेवलप है ना, एकदम स्टार्टिंग वाला फेज। एकदम स्टार्टिंग वाला फेज को हम क्या बोलते हैं? प्रो फेज। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाले प्रो फेज में होता क्या है? तो कुछ कुछ पॉइंट्स है वो देख लो। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था जो डीएनए होता है वो थ्रेड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे डीएनए थ्रेड फॉर्म से कंडेंस फॉर्म होना चालू होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंडेंसेशन ऑफ डीएनए।
कंडेंसेशन ऑफ डीएनए मतलब स्टार्टिंग में डीएनए किस फॉर्म में रहता है, थ्रेड फॉर्म में रहता है। थ्रेड से क्या बनता है वो, क्रोमोसोम। ओके, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड और क्या होता है, सेकंड इसमें अब ऑब्वियसली बात है। अच्छा और एक चीज देखना, ये भी थ्रेड फॉर्म में मतलब क्रोमोसोम बनना चालू है, क्रोमोसोम कंप्लीटली बनता नहीं है, चालू है। ओके, बट जो सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन को थोड़ा जगह बहुत ज्यादा लगता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जितनी स्पेस रहती है उतना इनफ नहीं होता, इसलिए थोड़ा न्यूक्लियस को भी वहां से हटना पड़ता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गायब होना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड, और न्यूक्लियस के अंदर में कौन होता है, न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग। इतना क्लियर हुआ, मतलब जो डीएनए था, जो ऐसा थ्रेड थ्रेड फॉर्म में था, वो क्या फॉर्म होने लगता है, वो एकदम कंडेंस फॉर्म होता है, एंड फिर डबल भी करता है ना अपने आप को, और डबल हो तो पहले हो जाता है, तो ये डायरेक्टली ये समझ में हो गया। ओके, सेकंड में क्या हुआ, जो सेल होता है, सेल के अंदर में जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या होना चालू हो जाता है, न्यूक्लियस और ये एकदम डार्क पार्ट न्यूक्लियस, ये डिसअपियर होना चालू हो जाता है। तो देखो दिख रहा है, ये डिसअपियर होना चालू हो चुका है। इतना क्लियर हुआ। ओके, और कुछ होता है, और एक चीज सेल डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कौन, सेंट्रियोल्स। ओके, तो यहाँ पे सेंट्रियोल अपने आप को डबल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डुप्लीकेट, सेंट्रियोल डुप्लीकेट इटसेल्फ। ओके, और डबल करने के बाद वो जो दो सेंट्रियोल फॉर्म होंगे, ये एक सेंट्रियोल और ये दो सेंट्रियोल, वो सेल के अंदर में अलग अलग पोल पे चले जाएंगे, एक अप साइड में तो एक उसके अपोजिट साइड में। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ये था प्रोफेज। तो अगेन प्रोफेज का मतलब क्या है सर, एकदम स्टार्टिंग फेज होता है। प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। स्टार्टिंग में डीएनए होता है थ्रेड फॉर्म में, थ्रेड फॉर्म से वो क्रोमोसोम बनता है। सेकंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डिसअपीयर होना चालू हो जाता है। एंड थर्ड जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल क्या हम आगे समझ में आ जाएगा। ओके, तो सेंट्रियोल अपने आप को डबल करता है, एंड डबल करके वो सेल के अपोजिट पोल में चले जाता है। ओके, अब इसके बाद जो फेज है वो कौन सा है, सेकेंड फेज, दैट इज मेटा फेस। ओके, अब मेटा फेस क्या होता है, तो अगेन देखो वर्ड में लिखा हुआ है मेटा एंड फेस। मेटा वर्ड हम बोल सकते हैं कि बीच में ऐसा कुछ है ना, अलाइन होना, सेंटर में अलाइन होना, समथिंग। ओके, तो जनरली इधर देखो, यहाँ पे निकालते हैं, ये एक सेल है, तो सेल का ये जो सेंटर है तो कम से कम ये अर्थ जैसे लग रहा है, एंड अर्थ की इस वाले एरिया को इस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन, या फिर ये इक्वेटर है ना। तो उसी तरीके से सेल के अंदर में जो क्रोमोसोम रहते हैं ना, वो इस इक्वेटोरियल प्लेन पे इसके पैरेलली अरेंज हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, आया ना, समझा क्या बोला। अगेन ये सेल है, सेल का ये जो हिस्सा पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट सेंटर लाइन, ये इक्वेटर की तरह होता है ना, तो सारे के सारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, एकदम उसके पैरेलल से। ओके, तो इसलिए वर्ड आया मेटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेंटर में अलाइन होना, सेंटर में अलाइन होना। एंड फेस का मतलब तो पता है ना, हाँ, स्टेज एक ऐसा स्टेज जहाँ पे सारे के सारे क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन होते हैं। अब इधर देखो, जो जो चीज इधर स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी सर, मतलब जैसे कि कंडेंसेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट हुआ था ना, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो जो क्रोमोसोम रहता है वो मेटाफेज में कंप्लीटली विजिबल होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, क्रोमोसोम इज कंप्लीटली विजिबल। ओके, कौन से स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में। और क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली डिसअपियर, एंड न्यूक्लियस भी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। एंड क्रोमोसोम इज कंप्लीटली विजिबल, एकदम अच्छे से दिख के आता है। ठीक है, एंड बट मेन मेटाफेज में क्या होता है, मेन बोलेंगे तो सर सारे के सारे क्रोमोसोम जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है ना, ये जो इक्वेटोरियल प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन में अलाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम कैसा लिख सकते हैं,
सिंस all chromosomes are arranged parallel to इक्वेटोरियल प्लेन, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अगेन इक्वेटोरियल प्लेन बोलेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा सेंटर में, मतलब सेल के जो सेंटर है उस पार्ट में सबके सब अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा और क्या होता है, तो याद है अब यहाँ पे जो एक वर्ड यूज किया था हम लोगों ने ऊपर में, ये मास है, कौन है तो सेंट्रियोल। तो ये जो सेंट्रियोल होता है ये कहाँ पहुंच चुका था, ये अपोजिट अपोजिट पोल पे पहुंच गया था ना। तो अपोजिट पोल पे पहुंचने के बाद क्या करता है, तो अपोजिट पोल पे जाने के बाद वो अपने अंदर में से स्पिंडल फाइबर, एक क्या बोलते हैं, फाइबर रिलीज करता है। उस फाइबर का नाम है स्पिंडल फाइबर। ठीक है, स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है। तो देखो सेंट्रियोल, RELEA रिलीज स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन इज SPINDLE स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा अलाइन कर देते हैं। ओके, ये सेल हो गया। ठीक है, ये सेल के अंदर के क्रोमोसोम। अब टोटल ऐसे कितने क्रोमोसोम रहते हैं, ऐसे टोटल 46 क्रोमोसोम रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कौन था, ये सेंट्रियोल। यहाँ पे कौन था, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में से क्या निकलता है, स्पिंडल फाइबर, वो जाके अटैच होता है इसके सेंट्रोमियर पे। किधर, ये सेंट्रोमियर पे। अगेन सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर एंड सेंट्रोमियर। ओके, एक चीज याद रखना, इसमें ये सेंट्रियोल में से जो स्पिंडल फाइबर जिस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे अटैच है, ये वाला भी स्पिंडल फाइबर, इस सेंट्रियोल का भी स्पिंडल फाइबर उसी क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे अटैच होगा। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे सिर्फ 3 दिखा है, पर एक्चुअल में टोटल कितने, टोटल 46 है। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते सेंट्रियोल रिलीज स्पिंडल फाइबर विच गेट अटैच्ड टू सेंट्रोमर। समझ में आया, कोई डाउट है इसमें? यस यस यस। ओके, तो अगेन प्रोफेज को भी हम लोग देख लेते थे। प्रोफेज का सेम ऐसा था, DNA इस तरीके से हुआ था। नेक्स्ट मेटाफेज भी हम लोग ने समझ लिया। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, एनाफेज। तो एनाफेज भी देख लेते हैं। एनाफेज ये थर्ड वाला है। अगर इसके वर्ड में लिखा है एना एंड फेज, ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। एना का मतलब क्या होता है वो समझो। मैं इसको अपने तरीके से बताने का ट्राई करूंगा, आप बस ऐसा याद रखना, ए ना मतलब आना, पास में आना। ओके, कोई चीज अलग मतलब पास पास में जा रही, ऐसा समझ सकते हो। ओके, तो अगेन इनडायरेक्टली यहाँ पे कुछ सेपरेशन होता है, बट देखते हैं। एना मतलब हम किस तरीके से बोल सकते हैं, जमा होना, है ना, तो कलेक्ट होना, कलेक्ट होना। फेज मतलब स्टेज। तो एक्चुअली एनाफेज में क्या कलेक्ट होता है, फिर क्या चीज़ जमा होती है, तो सुनो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं। याद है वो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो स्पिंडल फाइबर रिलीज किया था, तो उस स्पिंडल फाइबर के थ्रू वो दोनों जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को खींचते हैं। तो कैसा खींचते, ध्यान से देखना इधर, एक दो तीन चार। ओके, देखो ये था सेंट्रियोल एंड ये वाला भी था सेंट्रियोल। अभी सेंट्रियोल में से क्या निकला, स्पिंडल फाइबर, ये दिख रहा है, स्पिंडल फाइबर अटैच था इस सेंट्रोमियर पे, एंड ये वाला स्पिंडल फाइबर अटैच था इस सेंट्रोमियर पे। अब ये सेंट्रियोल क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर के थ्रू वहां पे खींचेगा। ओके, तो हमको पता है कि ये जो पार्ट है, ओके, तो ये वाला पार्ट एक सिस्टर क्रोमेटिड है एंड ये वाला एक पार्ट दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, कंफ्यूज मत हो ना, इनडायरेक्टली आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो ये वाला हम इसको सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो इनडायरेक्टली समझो कि वो ऐसा कुछ है। जो क्रोमोसोम है उसको हम आगे अलाइन कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4। अब थोड़ा बेटर में समझेगा। ये यहाँ से इसके सेंट्रोमियर पे अटैच है
एंड ये इसके सेंट्रोमियर पर अटैच है। तो ये ऊपर से खींचेगा इस सिस्टर क्रोमेटिड को, ओके, एंड ये इधर से खींचेगा इस सिस्टर क्रोमेटिड को, ठीक है। ओके नेक्स्ट, तो खींचने पे क्या होगा, तो खींचने से ये दोनों, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। एक पार्ट ऊपर साइड में चलेगा और एक पार्ट नीचे साइड में चले जाएगा, समझा। तो कैसा दिखेगा वो, आगे दिखने में हम लोग को कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल, इस सेंट्रियोल के पास में आधा पार्ट और इस सेंट्रियोल के पास में आधा पार्ट दिख रहा है। बट जैसा सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अब हम इसको सिस्टर क्रोमेटिड नहीं बोलेंगे, नाउ दे बिकम द डॉटर क्रोमोसोम। क्या, डॉटर क्रोमोसोम, है ना, समझ में आया। सिस्टर क्रोमेटिड तब तक थे जब तक वो एक साथ में चिपके हुए थे, बट जिस टाइम पे वो स्प्लिट हो गया सेंट्रोमियर से एक दूसरे से, अब वो क्या बन चुके, डॉटर क्रोमोसोम, क्योंकि अब खुद में वो एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब पॉइंट्स क्या क्या वो भी लिख लेते। तो एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिस्टर क्रोमेटिड separate from each other due to splitting of centromere by स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर के कारण सेंट्रोमियर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। और दोस्तों सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, वैसे सिस्टर क्रोमेटिड पे कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। बट जैसे सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड नाउ कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे हम उसको, डॉटर क्रोमोसोम। इतना क्लियर हुआ। तो देखो ना, अब नॉर्मली अगर हम इसका स्ट्रक्चर का डायग्राम देखेंगे, तो यहाँ पे ये सेल था, ठीक है, आणि इकडे इधर क्या था, सेंट्रोमियर आणि सॉरी सेंट्रियोल एंड सेंट्रियोल, ओके। अब सबके सब, तो अब जब एक्चुअल में जब 46 से 40 सब ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा वो हम लोग को, 1 2 3 4, ये 4 ही दिख रहे हैं, पर ऐसे कितना टोटल इधर 46 है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, 1 2 3 5। समझ में आया कि नहीं समझ। तो ये हो गया एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, ये एक साइड में यहाँ पे क्रोमोसोम का आधा पार्ट जमा हो जाएगा, ये एक साइड में आधा पार्ट जमा हो जाएगा, तो कलेक्शन होगा यहाँ पे क्रोमोसोम का। पर ये कौन से क्रोमोसोम है, ये डॉटर क्रोमोसोम है। डॉटर क्रोमोसोम किससे फॉर्म हुआ है, जब सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हुए थे, ठीक है, समझ में आया। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज है कैरोकाइनेसिस का, कौन सा, 4, दैट इज टेलोफेज। अगेन वर्ड में लिखा है टीलो, टीलो का मतलब होता है, आप समझ लो एंड या फिर लास्ट बोल सकते हैं हम लोग, ओके। और फेस का मतलब स्टेज। तो ये वो स्टेज है, एकदम लास्ट स्टेज रहता है, ओके। कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेज है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वो सारी चीजें होती है जो प्रोफेज में हुआ था, पर वहां पे सब उल्टा होगा इधर। तो प्रोफेज में पहला क्या हुआ था, देखो इधर लिखा है हम लोगों ने, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे होगा डी कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। सेकंड क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस स्टार्ट डिसअपियरिंग। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट अपियरिंग, ओके। और नेक्स्ट था सेंट्रियल डुप्लीकेट। तो अब यहाँ पे सेंट्रल सिंगल ऐसा नहीं होने वाला, देखो सेंट्रल डबल हुआ था ना, तो एक अब यहाँ पे एक नया अगेन बोलते जैसा सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा, तो प्रत्येक न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, प्रत्येक सेल को उसका सेंट्रल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है इसमें भी, ओके। बल्कि इसमें हम ये लिख सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर स्टार्ट या फिर डिस
अपीयरिंग स्टार्ट, डिसअपीयरिंग। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, तो अब ये कैसा दिखेगा, तो समथिंग, ये एक सेल है, सेल के अंदर में ये सेंट्रियोल था, बट अब अगेन, ओके, अगेन सेंट्रियोल था ऐसा कुछ, और इधर ये क्या बना रहा हूँ मैं, डीएनए जो डीकंडेंस होना चालू हो चुके थे ना, तो डीकंडेंस हो चुके हैं। बट अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो जाता है, कंप्लीटली अच्छा खासा आना चालू हो जाता है, लगभग आते आते आ जाता है। ओके, अब लास्ट स्टेज क्या था, लास्ट स्टेज था साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब क्या पढ़ा था हम लोग ने, साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। मतलब खत्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तो ये दिख रहा है, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होना चालू होगा, तो ये देखो, ये इस तरीके से साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अब यहाँ पे क्लीवेज फॉर्म होने जा रहा है, ओके, तो ध्यान देना, ये दिख रहा है जैसा प्रेस होते जा रहा है, तो ऐसा डिप्रेशन आ रहा है, इस डिप्रेशन को क्लीवेज बोलते हैं। तो एनिमल में जो सेल डिवीजन होता है वो क्लीवेज के थ्रू डिवाइड हो जाता है, दोनों सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्लीवेज फॉर्मेशन के थ्रू डिवाइड हो जाता है। तो ये एक सेल, आने वाला दूसरा सेल, इसके अंदर ये डीएनए एंड इसके अंदर ये डीएनए। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, ये एनिमल सेल का था। प्लांट सेल का एक चीज़ याद रखना बस, जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में इस तरीके से क्लीवेज फॉर्म नहीं होता, प्लांट सेल में वहाँ पे प्लेट्स फॉर्म होते हैं, ये याद रखना। ओके, तो जैसे ये सेल होता है, जिसका अंदर का न्यूक्लियस अलग अलग हो गया ना, उसके बाद इधर बीच में से प्लेट फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कुछ भी डाउट है या कुछ कन्फ्यूजन होगा तो अगेन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।